हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में नीट 2016 तक थर्मल फिजिक्स चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे। अब हम इस वीडियो में आगे के सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आए और मैं हर सवाल को काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आपका हर सवाल का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ और इसी कमिटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है, टू rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be। ठीक, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। हमें A and B दो rods गिवन है। रॉड A की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, रॉड B की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है और इनको एक पर्टिकुलर वे में वेल्ड कर दिया गया है। हमें ये कहा गया है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जिस कॉम्पोजिट रॉड का फॉर्मेशन हुआ है, इस कॉम्पोजिट रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। इसका ये मतलब है कि इस केस में ये दोनों रॉड्स मिलकर के जिस हीट करंट को मेंटेन करेंगे, उतनी हीट करंट हम मेंटेन करना चाहते हैं इन अ रॉड मेड ऑफ सिंगल मटेरियल हैविंग द सेम डायमेंशन। मैं कहना ही चाहता हूं कि यहां पर हमें ए एंड बी नाम की दो रॉड्स गिवन है। रॉड ए की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, रॉड बी की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। और क्योंकि दोनों की थर्मल कंडक्टिविटीज की वैल्यू डिफरेंट है, इन दोनों के थ्रू फ्लो होने वाली हीट करंट डिफरेंट होगी एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक नेट हीट करंट फ्लो होगा। हम चाहते हैं कि उतनी ही हीट करंट एक सिंगल रॉड में प्रोड्यूस हो या एक सिंगल रॉड में फ्लो हो, सच दैट उसका डायमेंशन इन दोनों के मिल करके जो कॉम्पोजिट रॉड का फॉर्मेशन हुआ है उसके डायमेंशन के जितना ही हो। और उस केस में उस सिंगल मेटल की बनी हुई रॉड की जो भी थर्मल कंडक्टिविटी होगी वही इस पर्टिकुलर केस में कॉम्पोजिट रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी और इसे हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही रॉड्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इन दोनों रॉड्स की एक एक एंड साथ में कनेक्टेड है, अदर एंड्स भी साथ में कनेक्टेड है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों रॉड्स का कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आएगा। अगर एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता तब उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के केस में हम रेजिस्टर्स के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की चर्चा करते हैं और हम जानते हैं कि जब दो इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तब उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R = R1 + R2 एंड जब दो इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइंड होते हैं तब उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। सेम फॉर्मूले यहाँ पर भी एप्लीकेबल है इन केस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो अगर दो रॉड सीरीज में कंबाइंड हो तब उनके सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं R = R1 + R2। और अगर दो रॉड्स पैरेलल में कंबाइंड हो तब उनके इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2। एग्जैक्टली जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स के केस में वैलिड है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हमारे थर्मल रेजिस्टर्स के केस में भी वैलिड रहता है और बिल्कुल आप उस वे में फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों रॉड्स पैरेलल में कंबाइंड है तब इस केस में इस कॉम्पोजिट रॉड के इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा 1/R = 1/R1 + 1/R2। मैं डेफिनेटली इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर R1 हमारे रॉड A के थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, R2 हमारे रॉड B के थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा एंड R यहाँ पर हमारी इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस होगी जो इस कॉम्पोजिट रॉड की रेजिस्टेंस कहलाएगी। एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी सीखा हुआ है, इट इज L/K × A, जहाँ पर L हमारी रॉड की लेंथ होती है, A रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू होती है एंड K हमारे रॉड के थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस कॉम्पोजिट रॉड के थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू जिसे हमें पूछा गया है उसे मैं K मान लेता हूँ। ठीक, इस कॉम्पोजिट रॉड के थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू को मैं K मान लेता हूँ। तब इस केस में इस कॉम्पोजिट रॉड के थर्मल रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की मदद से मैं लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट 1/, यहाँ पर क्योंकि हमारी रॉड की लेंथ D गिवन है तो कॉम्पोजिट रॉड के ही लेंथ की वैल्यू D ही होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं L की जगह में D पुट कर देता हूँ डिवाइडेड बाय K हमारी कॉम्पोजिट रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। और जहाँ तक क्रॉस सेक्शनल एरिया का सवाल है तो दोनों ही रॉड सेम डायमेंशन के हैं और इनके मिलने से जो डायमेंशन होगा एरिया का वो डबल हो जाएगा।
तो अगर मैं सिंगल रॉड के एरिया को स्मॉल ए मान लूं, तब उस केस में इस कॉम्पोजिट रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू a प्लस ए टू ए हो जाएगी। रॉड ए का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है, रॉड बी का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है, तो कॉम्पोजिट रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू हो जाएगी a प्लस ए टू ए, और इसीलिए एरिया की जगह में यहाँ पर मुझे 2a पुट करना चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू 1/r1। अब r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रॉड a की लेंथ भी d है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू k1 है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने स्मॉल ए लिया हुआ है, तो ये मेरी r1 की वैल्यू हो गई। प्लस अब बात करते हैं 1/r2 की, तो r2 की वैल्यू भी मैं सेम फॉर्मूले से पुट कर सकता हूँ। l की जगह में d आ जाएगा, k की जगह में k2 आ जाएगा, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर a है। इन दोनों रॉड्स a एंड b की लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और इनके मिलने से जो कॉम्पोजिट रॉड का फॉर्मेशन होगा, उस कॉम्पोजिट रॉड की भी लेंथ सेम रहेगी d, बट एरिया की वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन का सीन होता तब एरिया की वैल्यू सेम रहती, लेंथ डबल हो जाती, जो आप समझ सकते हैं। नाउ यहाँ पर अब हम देखें तो d बाई ए, d बाई ए, d बाई ए, LHS एंड RHS से कैंसिल हो जाता है। फाइनली मुझे क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं, तो मुझे 1/2k का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, एंड 2k न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर के 2k हो जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 1/k1। इस डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 1/k1 का रेसिप्रोकल होकर के k1 ऊपर जाकर के 1 से मल्टीप्लाई होकर k1 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर मुझे मिल जाएगी वैल्यू k2। तो फाइनली अगर मैं कॉम्पोजिट रॉड के इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं, तो k की वैल्यू आने वाली है k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। k1 प्लस k2 बाई 2, ऑप्शन 4 मुझे करेक्ट दिखता है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 से है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें दो कॉलम्स गिवन है, जिसमें हमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, 4 प्रोसेस हमें कॉलम 1 में गिवन है, एंड उन प्रोसेसेस के नाम यहाँ पर हमें कॉलम 2 में गिवन है, और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ को समझाता हूँ। ग्राफ हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एरो आप देख रहे हैं ये हमारे प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये मेरी प्रोसेस 1 हो गई, ये वाली जो कर्व लाइन है ये हमारी प्रोसेस 2 हो गई, ये वाली कर्व लाइन हमारी प्रोसेस 3 हो गई, और ये ऊपर वाली लाइन हमारी प्रोसेस 4 हो गई। और हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस पर्टिकुलर कौन सा जो प्रोसेस है वो क्या है बेसिकली, है ना। प्रोसेस 1 क्या होगा, प्रोसेस 2 क्या होगा, इस बात को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात करते हैं प्रोसेस 1 की। तो प्रोसेस 1 के केस में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो प्रोसेस 1 है, ये जो आप प्रोसेस 1 देख पा रहे हैं, ये जो प्रोसेस 1 है, इस केस में हमारी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, और जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर बदल सकता है बट वॉल्यूम नहीं बदल सकती, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और डेफिनेटली हमारी प्रोसेस 1 आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोसेस 1 के लिए हमारा सी करेक्ट होगा, आइसोकोरिक करेक्ट होगा। अब बात करते हैं प्रोसेस 2 की। तो प्रोसेस 2 मेरा ये वाला है, और देखिए इस केस में प्रोसेस 2 जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, एंड प्रोसेस 3 भी एक्सपेंड कर रहा है ना। प्रोसेस 2 भी एक्सपेंशन वाला केस है, प्रोसेस 3 भी एक्सपेंशन वाला केस है। और मैंने आप लोगों को इस सवाल के लिए या इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी डिटेल में जानकारी पिछले वीडियो में दी थी। मैंने कहा था कि जब एक्सपेंशन का केस होता है तब आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर होता है, या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के नीचे होता है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस ऊपर होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस नीचे होता है, और इसीलिए प्रोसेस 2 डेफिनेटली कौन होना चाहिए, इट हैज टू बी एडियाबैटिक, और इसीलिए मैं प्रोसेस 2 को एडियाबैटिक मान करके चल रहा हूं। करेक्ट। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन एडियाबैटिक प्रोसेस नीचे होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस ऊपर होगा, और इसकी जानकारी ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दी हुई है। प्रोसेस 3 हैज टू बी व्हाट, इट हैज टू बी आइसोथर्मल। एंड जहां तक प्रोसेस 4 का सवाल है, तो प्रोसेस 4 के केस में आप देखेंगे तो प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं है, और जिस प्रोसेस में प्रेशर में बदलाव नहीं आता वो प्रोसेस आइसोबैरिक होता है, और इसीलिए एस का आंसर बी होगा। अब चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो प्रोसेस 1 मीन्स पी का होगा सी, क्यू का होगा दैट इज ए,
है ना, Q का A, तो हमारा ऑप्शन 1 हमें करेक्ट दिख चुका है। P का C होना चाहिए था, P का हमारा C है, Q का A होना चाहिए था जो है, R का होना चाहिए था D, एंड S का होना चाहिए था B, जो कि है ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 से है, एंड क्वेश्चन कहता है अ स्फेरिकल बॉडी विथ अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated in what would be? बहुत आसान सा सवाल है। हम जानते हैं हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस में बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट एनर्जी को सराउंडिंग की तरफ ट्रांसमिट करती है, ये चीज़ हम जानते हैं। और हीट एनर्जी या हीट करंट जिस रेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू बॉडी से सराउंडिंग की तरफ जाती है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टीफेंस लॉ। एंड स्टीफेंस लॉ कहता है दैट द हीट करंट H इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E इंटू A इंटू टी टू द पावर 4, जहाँ पर H होती है हमारी हीट करंट, विच इज बेसिकली एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, और इसे हम पावर भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम है, तो हीट करंट को हम डायमेंशनली पावर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पावर के लिए सिंबल P यूज कर लेता हूँ, विच विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू E इंटू A इंटू टी टू द पावर 4। सिग्मा कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, E एमिसिविटी होती है जो बॉडी के सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है, एंड E की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है। ए होता है हमारी रेडिएट करने वाली बॉडी के सरफेस एरिया की वैल्यू, एंड टी बॉडी का टेम्परेचर होता है। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो शुरुआत में जो पावर की वैल्यू थी कितनी थी, इट वॉज 450 वॉट, तो मैं P की जगह मैं 450 लिख देता हूँ फर्स्ट कंडीशन के लिए। सिग्मा को रहने दिया जाए, एमिसिविटी ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो गई, और शुरुआत में हमको रेडियस की वैल्यू 12 गिवन थी, तो डेफिनेटली जो स्फीयर होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 पाई r की जगह मैं लिख देता हूँ 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर -2 मीटर, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, एंड टेम्परेचर की वैल्यू हमें गिवन है हाउ मच 500 केल्विन, तो यहाँ पर 500 का पावर 4 आ जाएगा। तो ये मेरी कंडीशन 1 हो गई। अब सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि पावर की वैल्यू क्या होगी, जिसे मैं P मान लेता हूं, अगर हम रेडियस की वैल्यू को हाफ कर दें एंड टेम्परेचर की वैल्यू को डबल कर दें, तो सिग्मा में कोई बदलाव नहीं आएगा, 4 पाई में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। रेडियस की वैल्यू हाफ हो गई, तो 12 सेंटीमीटर की जो रेडियस थी वो हो गई 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए 6 का स्क्वायर, और अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई करना चाहिए, एंड कहता है दैट टेम्परेचर को डबल कर दिया गया, तो 500 केल्विन हो गया 1000 केल्विन, तो यहाँ पर मुझे 1000 टू द पावर 4 लिख देना चाहिए, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। और क्योंकि मेरे पास एक अननोन है P, तो मैं काम कर सकता हूँ डेफिनेटली इन दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड करके मैं बहुत इजीली P की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकता हूँ। हालांकि सिग्मा की वैल्यू भी हमें पता होती है, बट बात यहाँ पर यह है कि अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, तो LHS में मिलेगा मुझे P अपॉन 450, ये मुझे LHS में मिल जाने वाला है, विल बी इक्वल टू, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा 6 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर, अच्छा 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 भी कैंसिल होने वाले हैं, तो मुझे मिलेगा 6 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 6/12 का होल स्क्वायर, 6/12 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, एंड 1/2 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू, यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 1000 टू द पावर 4 अपॉन 500 टू द पावर 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1000 अपॉन 500 टू द होल पावर 4, 1000 अपॉन 500 को मैं लिख सकता हूँ 2, एंड 2 के पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 16। तो फाइनली 16/4 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अगर मैं बात अभी पावर P की करूं, तो P की वैल्यू डेफिनेटली हो जाएगी 450 इंटू 4, दैट इक्वल्स टू 1800 वॉट, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1800 वॉट होना चाहिए। मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भी, है ना। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 से है, अ कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर
if the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is. all right, इस तरह का सवाल पहले भी नीट में आया हुआ है, जिसको मैंने आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन है और जब उसको एक हीट इंजन की तरह ट्रीट किया गया तब उसकी एफिशिएंसी की वैल्यू 1/10 थी। अब सेम हीट इंजन को हमने एक रेफ्रिजरेटर की तरह यूज किया, तब उस केस में अगर वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर इज 10 जूल, तब उस केस में कोल्ड रिजर्वर से, लोअर टेम्परेचर वाले रिजर्वर से वो कितने हीट एनर्जी को ऑब्टेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, हमको बताना है। तो देखिए, मैं समझाता हूँ और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सपोज ये हमारा हीट इंजन है ना, ये मेरा कार्नोट इंजन और हीट इंजन है, ऐसा मान करके चलते हैं। एक हीट इंजन क्या करता है? एक हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। एक हीट इंजन हॉट रिजर्वर से और रिजर्वर एट हाइयर टेम्परेचर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और उस हीट एनर्जी को यूज करके वो कुछ वर्क करता है, और जो लॉस होता है वो कोल्ड रिजर्वर की तरफ या फिर रिजर्वर एट लोअर टेम्परेचर की तरफ वो क्या हो जाती है, पास हो जाती है, उस तरफ वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो मान लिया जाए ये मेरा कौन है, ये मेरा रिजर्वर एट हाइयर टेम्परेचर है जिसको हम सोर्स कहते हैं, और इसके टेम्परेचर को मैं T1 मान लेता हूँ। और T1 से क्या करता है इंजन, हीट एनर्जी गेन करता है। T1 जो हमारा हॉट रिजर्वर है, इससे क्या करेगा हीट इंजन, हीट एनर्जी को गेन करेगा, और मान करके चलते हैं इसने Q1 अमाउंट की हीट एनर्जी ली। इस Q1 अमाउंट की हीट एनर्जी को लेने के दौरान या लेने के बाद इसने W अमाउंट का वर्क डन किया, और जो रिमेनिंग एनर्जी बच गई उसको उसने क्या किया, रिजर्वर एट लो टेम्परेचर, और जिसे हम कोल्ड रिजर्वर भी कहते हैं या सिंक भी कहते हैं, इस तरफ इसको ट्रांसमिट कर देगा, जो डिफरेंस होगा। तो जो भी डिफरेंस है उसकी वैल्यू मान लो Q2 है, तो Q2 को उसने क्या कर दिया, कोल्ड रिजर्वर की तरफ ट्रांसमिट कर दिया, एंड कोल्ड रिजर्वर के टेम्परेचर को हम T2 ले लेते हैं। तब इस केस में, हीट इंजन के केस में, जो हमारी एफिशिएंसी होती है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 1/10, ये होती है T1 माइनस T2 divided by T1. This is the formula for finding the efficiency of a Carnot engine. और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एक्चुअली जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट यहाँ पर हमारा वर्क होता है, एंड वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, Q1 माइनस Q2, और कार्नोट इंजन के केस में Q1 माइनस Q2 का जो रेशियो मेंटेन होता है विथ Q1, वो T1 माइनस T2 बाई T1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम कार्नोट इंजन के केस में एफिशिएंसी को T1 माइनस T2 बाई T1 लिखते हैं। अब कह रहा है कि सेम हीट इंजन को हम एक रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, वो कोल्ड रिजर्वर से हीट लेता है, उस हीट को लेने के लिए उस पर कुछ वर्क करना पड़ता है, और फिर जितना वर्क हमने किया और जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो मिल करके फाइनली फिर हमारे हॉट रिजर्वर की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका फंक्शन इससे थोड़ा अलग होता है ना, जो आपको समझना चाहिए। अब कहता है कि उस पर्टिकुलर केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में, जो वर्क डन की वैल्यू कितनी है, वो है 10। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि रेफ्रिजरेटर के केस में हम डिफाइन करते हैं COP, हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एंड COP को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है Q2 अपॉन W। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक रेफ्रिजरेटर Q2 अमाउंट की एनर्जी लेती है, जो मेरा आउटपुट है, और इसके लिए जो मेरा इनपुट होता है वो होता है वर्क। तो Q2 अपॉन W को हम कहते हैं COP, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज T2 अपॉन T1 माइनस T2। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, और हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जो लोअर टेम्परेचर वाला रिजर्वर है, जो कि बेसिकली हमारा T2 है, उससे उसने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्व की होगी, जो कि बेसिकली Q2 ही है ना। तो हमको Q2 की वैल्यू बतानी है, एंड Q2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास W की जानकारी है जो कि 10 जूल हमें गिवन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं Q2 की वैल्यू लिख सकता हूँ, Q2 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 इंटू W। एंड डेफिनेटली अगर मैं T2 अपॉन T1 माइनस T2 की वैल्यू ऑब्टेन कर लूँ और उससे W की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। और इसीलिए अब मेरी सारी की सारी कोशिश T2 अपॉन T1 माइनस T2 को निकालने की होगी, बट मुझे T1 माइनस T2 अपॉन T1 की वैल्यू गिवन है। तो एक काम करते हैं, हम T2 अपॉन T1 माइनस T2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। और रेसिप्रोकल लेने के पीछे कारण ये है कि रेसिप्रोकल अगर हम ले लेते हैं और उसके बाद हल्का सा और अगर एरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो हम इस वैल्यू तक पहुँच पाएंगे। देखिए कैसे, तो एक काम करो, सबसे पहले तो रेसिप्रोकल ले लो।
तो रेसिप्रोकल ले लूंगा तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू T1 अपॉन T1 माइनस T2। ना एक काम अब और करते हैं, अब हम दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 सब्ट्रैक्ट करने से देखिए आपको क्या मिलने वाला है। तो अगर मैं दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 10 माइनस 1 विल बिकम 9 विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T1 अपॉन T1 माइनस T2 माइनस 1। नाउ क्या मिलने वाला है देखिए, इंप्लाइज दैट 9 इक्वल टू, अब यहाँ पर LHS कितना आ जाएगा, LHS आ जाएगा T1 माइनस T2, ऑब्वियस बात है। अब T1 माइनस T2 का जो न्यूमरेटर था वो T1 ही है, और यहाँ पर -1 के साथ अगर मैं T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा -T1 प्लस T2, और इससे अगर आप देखेंगे तो प्लस T1 माइनस T1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली मुझे मिलने वाला है किसकी वैल्यू, T2 अपॉन T1 माइनस T2 की वैल्यू मिलने वाली है जो मैं चाहता था, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 9। बस अब हमारे सवाल का आंसर आ गया। सो T2 अपॉन T1 माइनस T2 की वैल्यू हो गई 9, एंड वर्क की वैल्यू कितनी बताई गई है, हमें 10 जूल बताई गई है। सो इंटू 10 कर देता हूं तो डेफिनेटली 90 जूल वैल्यू की हीट एनर्जी कोल्ड रिजर्वर से हमारे रेफ्रिजरेटर ने क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, और इस एब्जॉर्प्शन के लिए 10 जूल का वर्क हुआ होगा, और 90 प्लस 10 100 जूल सराउंडिंग की तरफ क्या हो गई होगी, वो डेफिनेटली उसने ट्रांसमिट कर दी होगी। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 90 जूल होगा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 से है, गैस मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ 2 moles of O2 and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, और वो कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैंने कहा था कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ एक गैस की जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइड होती है, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज होते हैं जिन वेज के थ्रू एक गैस अपने पास एनर्जी कैरी कर सकती है। और मैंने कहा था फॉर मोनो एटोमिक गैसेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, फॉर डायटोमिक गैसेस नेग्लेक्टिंग द वाइब्रेशनल मोड्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। ये बात हमने कही थी, और हमने ये भी कही थी दैट फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम the energy of 1 mole of a gas is given by U equal to half RT। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैंने कहा था कि हाफ RT हर गैस की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस इज द एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसकी वैल्यू आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, है ना। तो इतनी एनर्जी हर गैस पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम रखती है। और क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू f है, तो आपको डेफिनेटली f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इंटू f करना पड़ेगा। तो इससे सारे के सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कवर हो गए, और इसमें कितने मोल गैस को मैंने शामिल किया है, अभी भी ये 1 मोल है, तो n मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू मुझे n भी करना पड़ेगा। एंड फाइनली अब मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी गैस के इंटरनल एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला हो गया f टाइम्स हाफ nRT। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, है ना। तो किसी भी गैस के इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है F टाइम्स हाफ nRT, और इस फॉर्मूले से आप किसी भी गैस के टोटल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास कौन है, मेरे पास एक मिक्सचर है, और मुझे मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी बतानी है। और मिक्सचर में मेरे पास 2 मोल्स ऑक्सीजन है, 4 मोल्स आर्गन है। ऑक्सीजन हो गया डायटोमिक, आर्गन हो गया मोनो एटोमिक, और क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो मुझको ऑक्सीजन एंड ऑर्गन दोनों की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को निकाल करके ऐड कर देना चाहिए, और उससे मुझे फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो F, तो ऑक्सीजन क्योंकि डायटोमिक है तो वाइब्रेशनल मोड को अगर नेग्लेक्ट करें तब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को मुझे 5 लेना चाहिए। सो 5 टाइम्स ऑफ हाफ, n की जगह में लिख देता हूँ 2 इंटू RT। तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस। अब बात करते हैं आर्गन की। तो आर्गन मोनो एटॉमिक होने के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 इंटू हाफ। नंबर ऑफ मोल्स हमें आर्गन का कितना गिवन है, 4 इंटू RT। बस आ गया आंसर। तो सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाएगा आपको। तो 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलता है हाफ 5 RT प्लस यहाँ पर 4/2 की वैल्यू 2 हो जाएगी,
2 into 3 will become 6 RT. तो फाइनली मुझको आंसर मिलने वाला 11 RT, एंड 11 RT इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए, एंड ऑप्शन 3 हमें गिवन भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है। अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर at 100 degree Celsius and normal pressure 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square requires 54 calorie of heat energy to convert to steam at 100 degree Celsius. If the volume of the steam produced is 167.1 cubic centimeter, the change in internal energy of the sample is, और लेट मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास 0.1 ग्राम की वाटर थी, उसको हीट सप्लाई किया, और हीट सप्लाई करने के दौरान उस स्टीम में कन्वर्ट हो गई, और इस स्टीम में जो उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो थी 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कहता है कि इस दौरान उस स्टीम के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया होगा। मीन्स 54 कैलोरी की हीट तो हमने सप्लाई की थी, बट 54 कैलोरी हीट सप्लाई करने के दौरान वहाँ पर वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट है, मतलब कुछ वर्क हुआ होगा, और डेफिनेटली उस केस में जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो 54 कैलोरी से कुछ कम होनी चाहिए, कुछ अलग होनी चाहिए, और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज कर सकता हूँ, और उसकी मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये चीज़ हमको मालूम है। तो इम्प्लाइज दैट, तो कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की, हमने एनर्जी दी 54 कैलोरी, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 4.2 जूल। कैलोरी हमारी एनर्जी के एसआई यूनिट नहीं होती, जूल हमारी एनर्जी के एसआई यूनिट होती है, तो कैलोरी को हमें जूल में कन्वर्ट करना जरूरी था, और इसीलिए 1 कैलोरी क्योंकि 4.2 जूल होता है, तो यहाँ पर मैंने 54 कैलोरी को 54 इंटू 4.2 जूल लिख दिया, इक्वल टू, अब मुझको बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो मेरा सवाल है, प्लस अब मुझे बात करना है वर्क की, है ना। तो वर्क होने के दौरान यहाँ पर जो प्रेशर है उसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया, प्रेशर की वैल्यू सेम टू सेम थी, मतलब जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेरी वाटर थी एग्जैक्टली सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारी स्टीम भी है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के प्रेशर में बदलाव नहीं है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तब डेफिनेटली कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, इट विल बी एन आइसोबैरिक प्रोसेस। एंड आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में क्या होती है, वर्क की वैल्यू होती है पी डेल्टा वी। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई है कि अगर आइसोबैरिक प्रोसेस रहा तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा वी, एंड इस फॉर्मूले की मदद से हम आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, प्रेशर इंटेक्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया हुआ है। तो फाइनली इम्प्लाइज दैट, जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। सो 42 4 जा इट विल बी इक्वल टू 168, कैरी विल बी 16, 42 5 जा विल बी 210, 210 प्लस 16 विल बिकम 226, और डेसिमल के बाद एक डिजिट मेंटेन करना चाहिए। तो ये मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब पी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, इट इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये मेरी पी की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं डेल्टा वी की, तो डेल्टा वी इज V2 माइनस V1, तो फाइनल वॉल्यूम मेरी कितनी हो गई, फाइनल वॉल्यूम होगी मेरी 167.1। अब क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डेफिनेटली 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया माइनस। अब मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है V1 जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम था। तो शुरुआत में मेरे पास कौन था, शुरुआत में मेरे पास था पानी, और हम जानते हैं कि जो पानी है उसकी डेंसिटी 1 होती है ना, पानी की डेंसिटी 1 होती है, और इसलिए मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर शुरुआत में पानी का मास 0.1 ग्राम था तो इसकी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी रही होगी, 0.1 cc रही होगी, और इसीलिए यहाँ पर मैं 0.1 cc मीन्स अगेन 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब मुझे लिख देना चाहिए, है ना। सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.1 ग्राम, वाटर के वॉल्यूम की वैल्यू 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगी, और क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो मुझे 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई करना होगा। सो फाइनली डेल्टा यू निकालने के लिए मुझे RHS के सेकंड टर्म को LHS की तरफ भेजना होगा, और फाइनली मुझको उससे आंसर मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 226.8 इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, अब एक काम करते हैं, दोनों टर्म से 10 टू द पावर -6 कॉमन है तो कॉमन ले लेता हूँ, और इस 10 टू द पावर
5 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10 टू द पावर -1। तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है 1.013 इंटू 10 टू द पावर -1 मिला मुझे, एंड 167.1 माइनस 0.1 की वैल्यू हो जाएगी 167। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि बात में कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि मुझे एक टेंटेटिव वैल्यू निकालनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शंस में काफ़ी बड़ा फर्क है, तो टेंटेटिव वैल्यू निकालने के लिए मैं 1.013 को 1 मान लेता हूँ। 1 इंटू 10 टू द पावर -1 विल बी 0.1 एंड 0.1 इंटू 167 विल बी 16.7। तो फाइनली डेल्टा यू की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर 226.8 के साथ माइनस कर देना चाहिए 16.7 को। मैं एक टेंटेटिव वैल्यू निकाला हूँ, यहाँ पर मैंने 1.013 को 1 माना हुआ है, अदरवाइज ये वैल्यू हल्की बड़ी आती, हल्की बड़ी आती, हो सकता था ये 16.8 आ जाता और उसके आसपास की एक वैल्यू आ जाती। तो एक काम करते हैं, राउंड फिगर इसको 16.8 ही ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना आसान होगा। तो फाइनली डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8 यहाँ पर भी, तो 8 - 8 0 हो गया, सो 6 - 6 विल बी 0, 2 - 1 विल बी 1। तो यहाँ पर 210 जूल की वैल्यू आ रही है, जिसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर मुझे ऑप्शन 2 दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि जो वैल्यू मैंने टेंटेटिव वैल्यू निकाली थी और क्योंकि 210 की काफ़ी क्लोज की वैल्यू होनी चाहिए, तो मुझे 208.7 दिखाई दे रहा है। तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना था, है ना। और यहाँ पर वाटर का स्टीम में जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस था वो आइसोबैरिक प्रोसेस था। डन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है, द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज P and it radiates maximum energy at wavelength lambda naught. If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at a wavelength 3/4 lambda naught, the power radiated by it becomes Np. The value of N is, ठीक, मैं आपको समझाता हूँ, तुम ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोला है कि एक बॉडी है और उस बॉडी ने रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू जब हीट ट्रांसफर किया, तब हीट करंट की वैल्यू P थी, मीन्स जिस पावर के साथ हीट एनर्जी को ट्रांसमिट किया जा रहा है दैट इज इक्वल टू P, एंड बॉडी हमारी ब्लैक बॉडी है। और उस दौरान जो रेडिएशंस बॉडी से एमिट हो रही हैं, उसमें जिस रेडिएशन के पास मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, उस रेडिएशन के वेवलेंथ की वैल्यू हमें गिवन है लैम्डा नॉट। फिर कहता है कि उस बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर दिया गया और उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी कैरी करने वाली रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा नॉट से चेंज होकर के हो गई 3/4 लैम्डा नॉट। तो डेफिनेटली उस केस में जो पावर की वैल्यू होगी कुछ डिफरेंट होगी, एंड पावर की वैल्यू हो गई Np, शुरुआत की तुलना में n टाइम्स हो गई। तो कहता है n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की मदद से दोनों ही केसेस में बॉडी के टेम्परेचर की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। हम जानते हैं दैट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विथ मैक्सिमम एनर्जी इज गिवन बाई लैम्डा m इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन एब्सोल्यूट्स के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं। और इस फॉर्मूले की मदद से मैं दोनों ही केसेस में बॉडी के टेम्परेचर को ऑब्टेन कर सकता हूं। तो फर्स्ट केस में बॉडी के टेम्परेचर को अगर मैं T1 मान लूं, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन लैम्डा m, एंड लैम्डा m की जगह में मुझको यहाँ पर लैम्डा नॉट पुट कर देना चाहिए। तो लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारी फर्स्ट सिचुएशन में बॉडी के टेम्परेचर की वैल्यू होनी चाहिए। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन में बॉडी के टेम्परेचर को अगर मैं T2 मान लूँ, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी B अपॉन, और सेकेंड केस में जो मेरी रेडिएशन की मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसकी वेवलेंथ 3/4 लैम्डा नॉट, तो यहाँ पर 3/4 लैम्डा नॉट आना चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू 4/3 B अपॉन लैम्डा नॉट, एंड B अपॉन लैम्डा नॉट को मैं इनिशियल टेम्परेचर T1 कह सकता हूँ। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि बाद में टेम्परेचर की वैल्यू शुरुआत में टेम्परेचर के कंपैरिजन में 4/3 टाइम्स हमने कर दिया। इतनी बात आपको समझ लेनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो हीट करंट होती है, जो हमारा पावर होता है, जिस रेट में हीट एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है, जो पावर रेडिएटेड की वैल्यू होती है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू सिग्मा इंटू ई इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4। यहाँ पर हम P को हीट करंट H भी कह सकते हैं और इसको पावर रेडिएटेड P भी कह सकते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये हीट करंट का होता है। दैट मीन्स द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, एंड एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर भी कहते हैं। तो इसे आप हीट करंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नाम यूज किए जाते हैं, है ना। तो हमको क्या बोला है कि फर्स्ट केस में पावर की वैल्यू P थी, सेकेंड केस में पावर की वैल्यू Np थी। तो पावर के रिगार्डिंग हमको दो इक्वेशंस लिखनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मुझको लिखना चाहिए
P इक्वल टू सिग्मा, E की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो गई, एरिया जो भी बॉडी की रही होगी A ले लेते हैं, एंड शुरुआत में टेम्परेचर की वैल्यू थी T1, तो यहाँ पर मुझको T1 का पावर 4 लिख देना चाहिए। नाउ सेकेंड सिचुएशन में पावर की वैल्यू हो गई NP, है ना, जो हमें कहा गया है स्टीफेंस कांस्टेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। एमिसिविटी ब्लैक बॉडी के लिए अगेन 1 ही होगी, क्योंकि सेम बॉडी के टेम्परेचर को हमने बदला है, तो सेम बॉडी होने के कारण अभी भी एरिया सेम रहेगी, एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा, तो एरिया की जगह में A का A रहेगा। एंड अभी जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो हो गई T2, तो यहाँ पर मुझे T2 का पावर 4 लिखना चाहिए। तो लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इक्वेशन 3/2 कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 3/2 कर दूं तो मुझको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। मैं इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देता हूं, तो मुझको LHS में मिल जाएगा NP अपॉन P दैट इक्वल्स टू N, जो मैं निकालना चाहता हूं। सिग्मा ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझको मिलने वाला है T2 टू द पावर 4 अपॉन T1 टू द पावर 4 विच इज T2 अपॉन T1 द होल पावर 4, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, नाउ अब T2 की वैल्यू मैं यहाँ से 4/3 T1 लिख सकता हूँ, है ना। मैं T2 की वैल्यू 4/3 T1 लिख सकता हूँ, तो जो मुझे यहाँ लिख देना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4/3 T1, दिस इज द वैल्यू ऑफ T2 अपॉन T1 टू द होल पावर 4। तो T1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली मुझे 4/3 टू द पावर 4 मिल रहा है। 4 का पावर 4 हो जाएगा 256 एंड 3 का पावर 4 हो जाएगा 81। तो आंसर हैज टू बी 256 अपॉन 81। तो मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है। द वॉल्यूम V ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज with its temperature T as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B is, very important question, ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाता हूं आपको। कह रहा है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसके स्टेट को पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक चेंज किया गया फॉलोइंग अ प्रोसेस, और इस दौरान हमें बताना है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब्ड। हमें ये बताना है, हमें रेशियो बताना है कि डेल्टा W एंड डेल्टा Q के रेशियो की वैल्यू क्या होगी। हमें इस सवाल का जवाब देना है और मैं समझाता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, देखिए यहां पर हमें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ गिवन है, और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, इस ग्राफ को देख करके ये जज करके बताइए कि कौन सा प्रोसेस था जिस प्रोसेस के थ्रू हमने गैस की स्टेट को पॉइंट A से पॉइंट B तक चेंज किया। अगर आप ध्यान से देख करके बता पाए कि कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, ये जो प्रोसेस आपको जो ग्राफ गिवन है ये कौन सा प्रोसेस है, क्या जवाब दे पाएंगे? देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन गिवन है एंड स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट में स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन के केस में हर पॉइंट में स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और यहाँ पर हमारा स्लोप कांस्टेंट है। और कौन सा स्लोप कांस्टेंट है? तो यहाँ पर जो हमारी स्लोप की वैल्यू होगी, जो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी dv/dt, और यहाँ पर मैं इसे डेल्टा V बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, और इसे मैं V/T भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं आपसे ही पूछूं V/T कब कांस्टेंट होता है, तो चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम चार्ल्स लॉ जानते हैं एंड आप इसे आइडियल गैस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि V/T कांस्टेंट कब होगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट में स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इसलिए यहाँ पर मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि V/T की वैल्यू कांस्टेंट है। एंड V/T तभी कांस्टेंट हो सकता है जब कौन कांस्टेंट हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो डेफिनेटली इस केस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट प्रेशर के केस में प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। तो डेफिनेटली ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस के थ्रू ही हमने यहाँ पर क्या किया है, पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक सिस्टम की स्टेट को चेंज किया। या इतनी बात आपको समझनी चाहिए। तो ये डेफिनेटली हमारे आइसोबैरिक प्रोसेस का केस है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे, यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर होंगी। अब देखिए, अब मुझे क्योंकि डेल्टा W की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा W की वैल्यू हमारी हो जाएगी आइसोबैरिक प्रोसेस में P डेल्टा V, है ना। प्रेशर इंटू डेल्टा V हमारा होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में होने वाला वर्क डन। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V।
बट क्या यहाँ पर आपको प्रेशर की वैल्यू की जानकारी है? देन द आंसर इज नो। और हमें ये भी नहीं मालूम कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे कितनी वॉल्यूम्स थी, है ना, तो मैं डेल्टा वी भी निकाल नहीं सकता। जहां तक डेल्टा क्यू का सवाल है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एंड डेल्टा क्यू की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी? डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी एन सी पी डेल्टा टी। ये बात भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा क्यू की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी होगी। बट यहाँ पर अगेन हमें डेल्टा टी को लेकर के भी कोई खास जानकारी नहीं, हमें खाली ग्राफ गिवन है, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं दिखता। तो यहाँ पर हम एक दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे, एक और तरीके से हम बेसिकली इस रेशियो को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप यूज करिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। और क्योंकि मुझे डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू की जरूरत है, मैं दोनों साइड में डेल्टा क्यू को डिवाइड कर देता हूँ। तो डेल्टा क्यू को डिवाइड करने से यहाँ पर मिल जाएगा 1 इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू। एंड डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू हम निकालना चाहते हैं, तो इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू, अब हम जानते हैं फॉर एवरी प्रोसेस जो डेल्टा यू होता है वो हमेशा एन सी वी डेल्टा टी होता है, जो आपको समझना चाहिए, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। फॉर एवरी प्रोसेस वी राइट डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। और इसीलिए यहाँ पे अब मैं डेल्टा यू की जगह में लिख देता हूँ एन सी वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू की वैल्यू आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कितना हो गया? एन सी पी डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू हम निकालना चाहते हैं। तो अब अगर हम देखें तो एन एन कैंसिल हो रहा है, डेल्टा टी आपस में कैंसिल हो रहा है, और फाइनली मुझे सी वी बाई सी पी हमारे आर एच एस के फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल रही है। तो अब एक बार में आंसर आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस सी वी बाई सी पी को मैं एल एच एस की तरफ ले लेता हूं, इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू जो मैं निकालना चाहता हूं, इम्प्लाइज दैट। अब मेरी गैस कौन है? मेरी मोनो एटोमिक गैस है ना। एंड मैं आपको ये भी बता चुका हूं, मोनो एटोमिक गैस के केस में जो एटोमिसिटी होती है गामा, जिसको अपन कहते हैं Cp बाई Cv, इसकी वैल्यू होती है फॉर मोनो एटोमिक गैस 5/3। ये बात हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि Cp बाई Cv की वैल्यू मोनो एटोमिक गैस के केस में 5/3 होती है। और यहाँ पर कौन है मेरे पास? मेरे पास है Cv बाई Cp। तो अगर Cp बाई Cv की वैल्यू 5/3 है, तो Cv बाई Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 3/5। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस 3/5 इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू। तो फाइनली जो सवाल मुझसे पूछा गया था, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू की जो वैल्यू मुझे पूछी गई थी, इट विल बी 1 माइनस 3/5 दैट इक्वल्स टू 2/5। और इसीलिए 2/5 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मैं 2/5 के साथ जाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन 1 में दिखता है, एंड ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं एक आइडियल हीट इंजन को हम कार्नोट इंजन कहते हैं, एंड कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को निकालने का फॉर्मूला होता है, इट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन और एन आइडियल हीट इंजन। ये फॉर्मूला होता है जहां पर T1 हमारे हॉट रिजर्वर के टेम्परेचर की वैल्यू होती है, T2 हमारे कोल्ड रिजर्वर के टेम्परेचर की वैल्यू होती है। T1 हायर वैल्यू वाली होती है, T2 लोअर वैल्यू वाली टेम्परेचर होती है। तो फाइनली सॉल्व कर देते हैं। तो T1 मेरा डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पानी के लिए, है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेटली हमारा कितना हो जाना चाहिए पानी का? 0 डिग्री सेल्सियस। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं ऑब्टेन करूँ तो कितनी आ जाएगी? तो T1 की वैल्यू यहाँ पर हो कितनी जाएगी? वैसे T1 विल बी इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, T2 विल बी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में ये वैल्यू हो जाएगी 373 केल्विन, एंड केल्विन में ये वैल्यू हो जाएगी 273 केल्विन, जो समझना काफ़ी आसान है। तो फाइनली T1 माइनस T2 अगर मैं करूँगा तो 373 माइनस 273 विल बिकम 100 डिवाइडेड बाय अगेन T1 जो कि कितना है मेरा 373 है ना। तो फाइनली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मुझे आंसर जो दिया है परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मुझको इंटू 100 और करना पड़ेगा। तो मैं इंटू 100 और कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम निकाल सकते हैं। इट विल बी अराउंड देख सकते हैं कितनी होगी वैल्यू। तो देखिए इट इज 10,000
डिवाइडेड बाय 373। अब इस वैल्यू को हमें निकालना है, तो मैं देख पा रहा हूं कि जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन 26 के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि विजिबल है कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो वैल्यू ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इट विल बी अराउंड 26.8%, और इसीलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। आप डिवाइड कर लेना, आपको आंसर 26.8% मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फियर गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दिस मच, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल्स टू दिस मच। ठीक, काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए, अगर हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से फेंकते हैं तो अर्थ की तरफ लौट आती है, लेकिन अगर हम उस बॉडी को फेंकने की स्पीड को बढ़ाते जाएं तब वो ज़्यादा हाइट तक रीच करती है, और स्पीड को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो बॉडी जो हाइट रीच करेगी वो भी बढ़ती बढ़ती जाती है। एक ऐसी स्पीड है जिस स्पीड के साथ अगर हम बॉडी को फेंकें तो वो अर्थ की तरफ नहीं लौटती, और उस स्पीड की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जिस स्पीड के बाद अगर बॉडी को फेंकें तो बॉडी अर्थ की तरफ न लौटे, उस स्पीड को हम कहते हैं एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gm/r, जहां पर g हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ होती है, r रेडियस ऑफ अर्थ होती है। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी आपको वो मिलेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारी वैल्यू होती है। तो अगर किसी भी बॉडी को मिनिमम इतनी स्पीड से फेंका जाए तब वो अर्थ की तरफ दोबारा कभी नहीं लौटेगी, वो अर्थ के अट्रैक्शन को एस्केप कर जाएगी। अगर आप स्पीड की वैल्यू को इससे ज़्यादा मेंटेन करते हैं तो भी वो कभी नहीं लौटेगी, बट दिस इज द मिनिमम वैल्यू विथ विच द बॉडी मस्ट बी थ्रोन सो दैट इट विल एस्केप द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। आपको इतना समझना चाहिए। नाउ अब देखिए, अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस है उनकी स्पीड को भी अगर इतना मेंटेन कर दें तो क्या होगा, तो वो भी अर्थ के को एस्केप कर जाएंगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप होने लगेंगी, और फाइनली हमारे अर्थ से एटमॉस्फेयर एस्केप कर जाएगा। तो सवाल यही पूछा गया है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के टेम्परेचर की वैल्यू क्या मेंटेन की जाए सो दैट वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप करना स्टार्ट करें। जस्ट सफिशिएंट मतलब उस केस में मुझको एस्केप वेलोसिटी की जो मिनिमम वैल्यू है, जो हमारी एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है उतनी मेंटेन करनी है। इससे ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो भी एस्केप होगा, बट जस्ट सफिशिएंट के लिए हम डेफिनेटली यहाँ पर टेम्परेचर की सबसे छोटी वैल्यू बताएंगे, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो आरएमएस स्पीड की वैल्यू होगी वो एस्केप के बराबर हो जानी चाहिए, है ना। नाउ अब गैस मॉलिक्यूल्स के आरएमएस स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू √3RT अपॉन मॉलिकुलर मास, और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। गैस मॉलिक्यूल्स के आरएमएस स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है √3RT अपॉन मॉलिकुलर मास, और आप इसको अच्छे से याद कर लो। नाउ इसको अब मैं हल्का मॉडिफाई कर सकता हूँ। मॉडिफाई क्यों? क्योंकि मुझको यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है, तो मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, और उस टर्म्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देखिए। तो नाउ इसको मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 3 × R × T अपॉन। नाउ ये जो मॉलिकुलर मास है ये 1 मोल गैस का मास है, और 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो होते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं हर मॉलिक्यूल के मास को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको डेफिनेटली 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मिलेगा, और उसी 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कहते हैं, मॉलिकुलर मास कहते हैं। तो डेफिनेटली मैं m0 को मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर लिख सकता हूँ, रूट अपनी जगह पर है। और ये बात भी हमने कई बार पहले भी चर्चा की, दैट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं R/एवोगाड्रो नंबर को Kb लिख सकता हूँ, T अपनी जगह पर है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो भी है हमारे ऑक्सीजन का वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, रूट अपनी जगह पर है। तो क्योंकि हमें इतनी आरएमएस स्पीड मेंटेन करनी है सच दैट वो अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए अर्थ के, तो डेफिनेटली आरएमएस स्पीड की जो वैल्यू होगी गैस मॉलिक्यूल्स की वो एस्केप के इक्वल हो जानी चाहिए। और इसीलिए मैं लिख सकता हूँ दैट √3 kBT अपॉन m की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझको 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हमारी आरएमएस स्पीड की वैल्यू होनी चाहिए। इतना आपको समझना चाहिए। नाउ अब यहाँ पर हम सारे डेटा की जानकारी हमें है,
खाली टेम्परेचर नहीं मालूम और वही हमें पूछा है, तो सॉल्व करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो काम करते दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से हमें क्या मिल जाएगा, 3 इंटू बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट इंटू टी अपॉन एम की वैल्यू हो जाएगी 11.2 इंटू 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 के स्क्वायर की वैल्यू 10 टू द पावर 6 हो जाएगी। तो फाइनली टेम्परेचर की वैल्यू अब निकालना आसान है। तो टेम्परेचर की वैल्यू निकालने के लिए टी को मैं एलएचएस में छोड़ देता हूँ, बाकी सारी क्वांटिटीज को मैं आरएचएस की तरफ ट्रांसफर करता हूँ, देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। तो फाइनली टी की वैल्यू हो जाएगी 11.2 इंटू 11.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मुझको 3 डिवाइड करना पड़ेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू मुझे 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 गिवन है। तो यहाँ पर 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिवाइड हो गया एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मुझे गिवन है कितना, 2.76 इंटू 10 टू द पावर -26, और इसे सॉल्व करते ही मुझे फाइनली आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ 1.38 इंटू 2.76 होगा, है ना। 1.38 इंटू 2 की वैल्यू 2.76 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं रिड्यूस करूँ तो ये 2 जा से चला जाएगा, ये तो हमको समझ में आ ही रही है बात, है ना। और अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं 11.2 इंटू 11.2 को राउंड फिगर, अगर मैं राउंड फिगर की बात करूँ तो इसकी वैल्यू तकरीबन 124 के आसपास आ जानी चाहिए। ऐसा कैसे मैंने जज किया, तो 11 इंटू 11 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 121, है ना। 11 के स्क्वायर की वैल्यू 121 होती है एंड 0.2 और एक्स्ट्रा होने के कारण मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वैल्यू जो स्क्वायर की होगी वो 121 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 124 125 के आसपास की कोई वैल्यू आनी चाहिए एंड इवन थोड़ी और भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, बट यहाँ पर मैं ऑप्शंस को चेक कर पाऊंगा क्योंकि ऑप्शंस में काफ़ी बड़ा फर्क है। तो काम करते हैं, 11.2 इंटू 11.2 को मैं राउंड फिगर 124 ले लेता हूँ। हालांकि वैल्यू 124 से थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है मुझे, बट मैं 124 लेके सॉल्व कर देता हूँ, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाउ इसको मैं लिख देता हूँ 124 डिवाइडेड बाई 3, परफेक्ट। नाउ 10 टू द पावर -23 न्यूमरेटर में जाकर के 10 टू द पावर +23 होगा, तो 10 टू द पावर -26 + 23 10 टू द पावर -3, जो कि इस 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू ये 2 मेरा बाकी है। तो अब अगर इसको मैं रिड्यूस करूं तो इसको रिड्यूस करने से मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 4 जा एंड 1 जा, 41 के आसपास की वैल्यू आ रही है ना। 41 के आसपास की वैल्यू आ रही है, और अगर मैं यहाँ पर अभी इंटू 2 कर दूं तो 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 41 इंटू 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 82 इंटू 10 टू द पावर 3, और आंसर मुझको केल्विन में मिलना चाहिए। तो फाइनली जो आंसर मुझको मिल रहा है 82 इंटू 10 टू द पावर 3 केल्विन में मिल रहा है, जिसको मैं 8.2 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर अगर आप आंसर देखेंगे देन 8.360 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन गिवन है, जो कि मेरे आंसर के काफ़ी क्लोज है। एंड जैसा कि मैं कह रहा था कि 11.2 इंटू 11.2 की वैल्यू 124 से हल्की बड़ी आनी चाहिए थी, मैंने थोड़ी छोटी वैल्यू ही ले ली थी। यहाँ पर थोड़ी और बड़ी वैल्यू लेते तो ये वैल्यू डेफिनेटली और बढ़ती, और बढ़ते बढ़ते हमको एकदम एग्जैक्ट आंसर मिल सकता था। तो ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू इंक्रीज इन इट्स मास, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन इट्स प्रेशर, डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन होगा, द आंसर विल बी इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। एनर्जी को सप्लाई करने के दौरान जब आप किसी भी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर के बदलने के साथ मास में कोई बदलाव नहीं आता, मास की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता। 2 पे मैं एंड में आऊँगा। 3 डिक्रीज इन इट्स प्रेशर कह रहा है, तो हम जानते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर फिक्स है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने से प्रेशर की वैल्यू टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमारा गैल्यूसेक्स लॉ कहलाता है। और डेफिनेटली यहाँ पर जो डिक्रीज वर्ड बोला था ये नहीं हो सकता। नाउ अब ऑप्शन 4 जो कह रहा है डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो मैं बता दूं
there will not be any change in intermolecular distance unless you change the volume. intermolecular distance में कोई बदलाव नहीं आएगा. यहाँ पर intermolecular distance की वैल्यू क्या रहेगी? इट विल बी कांस्टेंट रहेगी. intermolecular distance में कोई फर्क नहीं आएगा. अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, वॉल्यूम को कम करते हैं तब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में डिक्रीमेंट आएगा. लेकिन अगर आपका कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. बट यहाँ पर डिक्रीज वर्ड यूज किया था तो इसके लिए ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता. जहां तक ऑप्शन 2 का सवाल है तो मैं बता दूं कि गैस मॉलिक्यूल्स के जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, मैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 RT फॉर 1 मोल. तो अगर n मोल रहा तो ये nRT हो जाता है. तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि किसी भी गैस के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/2 nRT. और ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए. दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. मैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ. और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT, जहां पर n हमारे नंबर ऑफ मोल्स होता है. तो 1 मोल रहेगा तो n की जगह में 1 पुट कर देंगे. यहाँ पर जो आप 3 देख रहे हैं, दिस 3 इज फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम. हम जानते हैं कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशन, है ना. भले वो मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हो, डाइएटॉमिक हो या फिर पॉलीएटॉमिक हो, ट्रांसलेशन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है. और इसीलिए यहाँ पर मैंने 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है ड्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 फॉर ट्रांसलेशन एंड नंबर ऑफ मोल्स के लिए. तो हमने जैसे इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी सीखा था, तो मैंने कहा था कि इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के केस में फॉर ईच मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू के केस में जो एनर्जी होती है वो हाफ RT होती है. तो n मोल के लिए इंटू n कर दिया, एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इंटू 3 कर दिया. तो वहीं से ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑब्टेन होती है. और यहाँ पर हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करनी चाहिए. और इसीलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है. अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ independent of increase in temperature. The length of aluminum rod is all right. देखिए इस तरह का जो सवाल है पहले भी नीट में आया हुआ है और एग्जैक्ट सेम तरह का सवाल पहले नीट में आया हुआ था, जिसको मैंने आपको काफी डिटेल में सॉल्व करना सिखाया था. सवाल कुछ इसी तरह का था. सवाल ये कह रहा था कि 2 अलग अलग मेटेरियल की रॉड्स थी और उन दोनों रॉड्स की लेंथ का जो डिफरेंस था वो कांस्टेंट था. मतलब टेम्परेचर को बदलने से दोनों रॉड की लेंथ में एक्सपेंशन आ रहा था, बट उन दोनों रॉड की लेंथ का जो डिफरेंस था वो टेम्परेचर के बदलने के साथ नहीं बदल रहा था. मतलब दोनों रॉड्स की लेंथ का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट था. और इस तरह का सवाल हमने पहले देखा और उसको सॉल्व करने के दौरान हमने जो फाइनली एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया था वो फॉर्मूला था α1 L1 इक्वल टू α2 L2. मैंने काफी डिटेल में उस सवाल को सॉल्व किया था एंड फाइनली जो आंसर था हमारा था α1 L1 इक्वल्स टू α2 L2, जहां पर α1 हमारी फर्स्ट रॉड के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू थी, L1 हमारी फर्स्ट रॉड की लेंथ थी, α2 हमारी सेकंड रॉड के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू थी, L2 हमारी सेकंड रॉड की लेंथ थी. तो यहाँ पर α1 इंटू L1 α2 इंटू L2 के इक्वल होता है. ये चीज हमने डिराइव की थी, हमने सॉल्व किया था. तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो सवाल को आप बहुत क्विकली सॉल्व कर जाएंगे. नहीं याद है तो आपको फिर उसी वे में डिराइव करना पड़ेगा और यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा. तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. तो मैं सब्सक्रिप्ट 1 ले लेता हूँ कॉपर के लिए, सब्सक्रिप्ट 2 ले लेता हूँ एल्यूमिनियम के लिए. तो बात करते हैं कॉपर की. तो कॉपर के लिए हमको अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड कॉपर की लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 88 इक्वल टू α2 हमारे किसके लिए हो जाएगी, एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगी. एंड एल्यूमिनियम के लिए हमको वैल्यू गिवन है अल्फा की 2.2 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड L2 हमें बताना है, हमें एल्यूमिनियम रॉड की लेंथ की वैल्यू को बताना है. बस सॉल्व करते हैं आंसर. तो 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -5 कैंसिल. तो फाइनली L2 की वैल्यू निकाल लेते हैं. आंसर सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि मैंने 88 को सेंटीमीटर में रखा था. तो 1.7 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 2.2. तो 1.7 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 2.2 में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है. तो डेसिमल को कैंसिल कर दो. 88 बाई 22 को मैं 4 लिख सकता हूँ. यहाँ 17 है, यहाँ पर 4 है.
तो डेफिनेटली L2 की वैल्यू आ जाएगी 70 into 4 दैट विल बी इक्वल टू 7 4 जा 28 कैरीज टू, तो ये 68 आ रही है, ऑब्वियस बात है, तो 68 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, 17 4 जा 68 होता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ऑल राइट, हमें थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूज है वो हमारे हीट करंट के फॉर्मूले में है, और जब कोई रॉड के थ्रू या किसी सॉलिड के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हीट ट्रांसफर होता है, तब हीट करंट की जो वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं, जो हीट करंट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वहां पर हम थर्मल कंडक्टिविटी को यूज करते हैं, और उसी फॉर्मूले की मदद से मैं थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट को निकाल सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या था, दैट हीट करंट दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, एंड थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है L अपॉन K इंटू A, जहां पर K हमारा होता है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट हमें बतानी है। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं Q बाई टी इक्वल टू, अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो के ए ऊपर चला जाएगा और हमें मिलेगा के इंटू ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर को मैं डेल्टा टी लिख देता हूं डिवाइडेड बाई एल। तो फाइनली के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगा मेरा क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई टी इंटू ए इंटू डेल्टा टी। बस वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो देखिए क्यू मेरी एनर्जी है, टी मेरा टाइम है, एनर्जी अपॉन टाइम को हम पावर कहते हैं, तो Q बाई टी को मैं लिख सकता हूं वॉट। एक बात तो क्लियर हो गई। नाउ L मेरी लेंथ होती है, A मेरी एरिया होती है। SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इज 1 बाई मीटर, दैट इज मीटर टू द पावर -1, एंड डेल्टा टी मेरा चेंज इन टेम्परेचर है, एंड टेम्परेचर का चेंज भी डेफिनेटली क्या होगा, एक टेम्परेचर ही होगा, एंड डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में होकर के यूनिट हमारी हो जाएगी केल्विन इनवर्स, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो वॉट पर मीटर पर केल्विन, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय ए सिस्टम विदाउट अ डाउट, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। इससे आसान सवाल अब तक नहीं आया था। हम जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता, और इसीलिए ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से बिलोंग करता है। अब डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑफ सरफेस एरिया ए containing water density equal to rho, specific heat capacity S, is located in a region where the outside air temperature is at a steady value of -26 degrees Celsius. The thickness of the ice layer in this pond at a certain instant is X. Taking the thermal conductivity of ice as K and its specific latent heat of fusion as L, the rate of increase of the thickness of the ice layer at this instant would be given by, all right, मैं आपको समझाता हूँ, सवाल हल्का लेंदी जरूर है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोलता है एक जगह थी जहां पर एयर के टेम्परेचर की वैल्यू थी -20 डिग्री सेल्सियस, और वहां पर किसी पॉन्ड में, कोई पॉन्ड था और उस पॉन्ड में बर्फ जमी हुई थी, एंड एक इंस्टेंट में बर्फ की जो थिकनेस थी वो x थी। तो मान लिया जाए ये मेरी बर्फ की लेयर है जिसकी थिकनेस हमें x गिवन है, और कहता है कि एयर का जो टेम्परेचर है वो -26 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस आइस की जो लेयर आप देख रहे हैं इसके लोअर सरफेस की टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, तो ऑब्वियस बात है इसके टेम्परेचर की वैल्यू को हम लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। परफेक्ट, यहां तक की बात आप समझ सकते हैं। अब कहता है इस केस में अगर इस आइस के थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू को अगर हम k मान करके चलें, लेटेंट हीट को L मान करके चले, तब इस केस में इस रेट में आइस के लेयर का फॉर्मेशन होगा। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द थिकनेस ऑफ आइस लेयर हमें बताना है। ठीक, मैं आपको समझा रहा हूं। तो ऑब्वियस बात है, आप मुझको ये बताइए
टेम्परेचर कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा है? तो टेम्परेचर ऊपर क्या है, कम है, और नीचे क्या है, ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि सॉलिड के केस में हाई टेम्परेचर वाले एंड से लो टेम्परेचर वाले एंड की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट करंट फ्लो होती है, और इसीलिए इस केस में भी हीट करंट जो होगी वो लेयर के लोअर वाली सरफेस से लेकर के लेयर के ऊपर वाली सरफेस की तरफ ट्रांसफर होगी, और इस तरह से हीट एनर्जी का ट्रांसफर नीचे से ऊपर की तरफ होने लगेगा। तो अगर हीट एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है तो नीचे की तरफ हीट एनर्जी के फ्लो हो जाने के कारण नीचे इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और इस लेयर के नीचे जो भी पानी रहा होगा वो पानी और जमते जाएगा, और जिससे हमारी इस आइस के लेयर के थिकनेस में क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, थिकनेस बढ़ती बढ़ती जाएगी। एक्चुअली इस आइस के लेयर के नीचे तो पानी ही होगा ना, लेकिन हीट अगर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती जाएगी तो नीचे वाटर का फर्दर आइस में कन्वर्जन चलता रहेगा, जिससे हमारी इस आइस के लेयर के थिकनेस में इंक्रीमेंट आते रहना चाहिए, इंक्रीज होते रहना चाहिए। तो हमको यही बताना है कि किस रेट में यहाँ पर थिकनेस में इंक्रीमेंट होगा। तो चलिए मैं समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। इस केस में मेरा सबसे पहला सवाल कि वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू इस केस में हीट ट्रांसफर हो रहा है, देन आप डेफिनेटली आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही यहाँ पर हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और इसीलिए मैं हीट करंट को लिख सकता हूँ H इक्वल टू Q/T। हम जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड हीट करंट, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, एंड थर्मल रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है L/Ka। ये चीज हम अच्छे से जानते हैं, इतनी बात तो हम समझ सकते हैं, है ना। अब देखिए मैं इस Q को क्या लिख सकता हूँ, तो क्योंकि नीचे जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस में है, और क्योंकि अब वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट में डेफिनेटली Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं M इंटू एल। अच्छे से हम जानते हैं कि जब स्टेट में कन्वर्जन होता है, जब टेम्परेचर में बदलाव नहीं आता, तब हीट एनर्जी को हम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं M इंटू एल। एम हमारे मास की वैल्यू होती है, एल हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, डिवाइडेड बाय टाइम को रहने देते हैं, इक्वल टू नाउ T1 मेरा हाइयर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, T2 मेरा लोअर टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, -26 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ -26 डिग्री सेल्सियस करूंगा तो मुझको न्यूमरेटर में मिल जाएगा 26। हमारे इस डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो L/K का रेसिप्रोकल होगा, जिससे L/K का रेसिप्रोकल होने से Ka ऊपर पहुंच जाएगी, L नीचे चली आएगी, है ना। और जो L होती है हमारी सॉलिड की लेंथ होती है, जिस लेंथ के थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, तो यहाँ पर इसी लेंथ को हमें वैल्यू x के साथ शो करने को कहा गया है। तो डेफिनेटली Ka ऊपर चला गया, और जिस लेंथ के थ्रू हीट एनर्जी पास हो रही है वो x है, तो L की जगह में मुझे x लिख देना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब m की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, तो m की जगह में मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, तो मास क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमारी पॉन्ड के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने ए लिया हुआ है, तो डेफिनेटली डेंसिटी से जो मुझे वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है उस वॉल्यूम में एरिया तो सेम आ जाएगा, और मुझको यहाँ पर कितना मास वाटर का, कितना मास वाटर का आइस में कन्वर्ट हो रहा है, मुझको वो मास की वैल्यू चाहिए। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि इस लेयर के नीचे पानी था, उस पानी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, बर्फ में हो रहा है, आइस में हो रहा है, और उस वाटर के मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैंने एरिया ले लिया हमारे पॉन्ड की सरफेस का, जो कि ए ही है, और मैं कहता हूँ कि इस केस में जितना वाटर का आइस में कन्वर्जन होगा वो जो थिकनेस है उस थिकनेस को मैं मान करके चलता हूँ, उस थिकनेस को मैं मान करके चलता हूँ y, उस थिकनेस को मैं चलो y ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर मैं पॉन्ड के एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूं वाटर की थिकनेस, जो मल्टीप्लाई होकर के डेंसिटी से हमको मास ऑफ वाटर देगी, जो फाइनली किस में कन्वर्ट होने वाली है, आइस में, तो डेफिनेटली ये y वही लेंथ है जो फाइनली हमारी किस में कन्वर्ट होने वाली है, बर्फ में कन्वर्ट होने वाली है। y वो थिकनेस है वाटर की जिसका फाइनली आइस में कन्वर्जन होने वाला है, डिवाइडेड बाय टाइम को वैसा का वैसा रख देते हैं, विल बी इक्वल टू 26 इंटू के इंटू ए बाई एक्स। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो दोनों साइड से एरिया कैंसिल हो रहा है, और मुझको क्या पूछा गया था, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द थिकनेस
ऑफ आइस लेयर। तो किस रेट में आइस लेयर की थिकनेस बढ़ेगी, उसी रेट में बढ़ेगी जिस रेट में वाटर की लेयर का आइस में कन्वर्जन होगा, जो कि मेरी y बाई टी है। रेट का मतलब हो गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझको y बाई टी की वैल्यू निकालनी थी। तो फाइनली y बाई टी की वैल्यू हो जाएगी 26 इंटू के डिवाइडेड बाय रो, डिवाइड हो जाएगा तो रो इंटू एक्स हो जाएगा। एंड फाइनली यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो फाइनली मैं आंसर किसके साथ जाऊंगा, 26 इंटू के अपॉन एक्स इंटू, अच्छा यहाँ पर मैं देखूँ तो मैंने ये लेटेंट हीट की वैल्यू एल को छोड़ दिया था, तो यहाँ पर एल भी मल्टीप्लाई होगा। मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम को मैंने एरिया इंटू थिकनेस वाई ले लिया था, लेटेंट हीट मेरा बाकी है। तो डेफिनेटली वाई बाई टी की वैल्यू निकालने के लिए मुझको रो इंटू एल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो रो तो डिवाइड कर दिया था, एल को भी डिवाइड करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर एल को डिवाइड कर दिया। तो फाइनली आंसर अब देखेंगे तो ऑप्शन 3 मैच हो रहा है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, 26k अपॉन एक्स इंटू रो इंटू एल। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। मैं समझता हूँ सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से है। एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन अ लार्ज रूम हैविंग air temperature of 25 degrees Celsius takes 12 minutes to cool from 80 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. The time taken to cool for the same object from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius would be nearly. Alright, मैं आपको सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन डेफिनेटली देख के समझ में आ रहा है। इट इज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं दैट द रेट ऑफ कूलिंग दैट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू के टाइम्स, जहां पर के कांस्टेंट होता है, के टाइम्स T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ये फॉर्मूला हम जानते हैं और इसी फॉर्मूले को बस दोनों कंडीशंस के लिए यूज करना है। और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व, दोनों प्रोसेस के लिए जब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, दोनों को सॉल्व करके हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो नाउ फर्स्ट केस में टेम्परेचर कितना था मेरा बॉडी का, 80 था, बाद में हो गया 70। तो 80 माइनस 70 विल बिकम 10, और ये बदलाव कितने समय में हुआ, 12 मिनट्स में हुआ। तो यहाँ पर 12 आ जाना चाहिए, इक्वल टू के इंटू ना, अब करना T1 प्लस T2 बाई 2। तो दोनों टेम्परेचर के समेशन की वैल्यू हो जाएगी 150, 150 बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 75 माइनस T0 हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर जो कि हमें 25 गिवन है। नाउ लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब सेम वे में कहता है कि अब टेम्परेचर की वैल्यू को हमें 70 से 60 करना है। तो अब मेरे फॉर्मूले के हिसाब से T1 हो गया 70 एंड T2 हो जाएगा 60। तो अब डिफरेंस कितना हो गया, अगेन द डिफरेंस इज सेम दैट इज 10, बट अब का टाइम कुछ और होगा जो हमें बताना है। कांस्टेंट के अभी भी सेम टू सेम मेंटेन रहेगा। और अब अगर मैं T1 प्लस T2 बाई 2 करूँ, देन 70 प्लस 60 की वैल्यू हो जाएगी 130, 130 बाई 2 इज 65। एंड सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता कि थोड़ी बहुत हीट एनर्जी अगर सराउंडिंग की तरफ ट्रांसमिट हो जाए या सराउंडिंग से ट्रांसफर हो जाए बॉडी की तरफ, तब उस केस में सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता, क्योंकि हम सराउंडिंग को इनफाइनाइट साइज की एक बॉडी मान करके चलते हैं, है ना। तो इसीलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों केसेस में सेम रहेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो दोनों कंडीशंस के लिए मैंने दो इक्वेशंस लिखी, अब इनको सॉल्व करते हैं आंसर। तो दो अननोन है, पहला के है दूसरा टी है, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो के और के आपस में एलिमिनेट होकर के मुझको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना सबसे अच्छा डिसीजन होगा। और जब मैं डिवाइड करूंगा तो 10 10 कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म्स से, और 10 बाई 12 अपॉन 10 बाई टी का जब रेसिप्रोकल हुआ था तो टी ऊपर चला गया था, 10 10 कैंसिल होकर टी ऊपर चला गया था, 12 नीचे बचा था। तो मुझे क्या मिलने वाला है एलएचएस में, टी अपॉन 12 मिलने वाला है, के आपस में कैंसिल, 75 माइनस 25 इज 50 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 25 इज 40। तो 0 0 आपस में कैंसिल, तो फाइनली टी की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 4 इंटू 12। हम जानते हैं 4 3 जा 12 होता है, एंड 5 इंटू 3 की वैल्यू हो जाएगी 15। तो 15 मिनट का समय लगेगा उसके टेम्परेचर को फर्दर 10 डिग्री सेल्सियस के डिक्रीमेंट होने के लिए। सो आंसर विल बी ऑप्शन 4, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। एक्चुअली पहले कम समय लगा 12 मिनट, अब ज़्यादा समय लगा 15 मिनट। ऐसा इसलिए जितना बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का फर्क होगा, जितना लार्ज डिफरेंस होगा, रेट ऑफ कूलिंग विल बी हायर, उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा रेट में बॉडी के टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है
कि बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच के टेम्परेचर का फर्क जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग उतनी हाई होगी, जितना कम डिफरेंस होगा रेट ऑफ कूलिंग उतनी स्लो होगी। मीन्स बॉडी के टेम्परेचर में फिर स्लोअर रेट से डिक्रीमेंट आएगा। तो यही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा था तो बॉडी जल्दी जल्दी ठंडी हो रही थी, रेट ऑफ कूलिंग हाइयर थी, और जब टेम्परेचर थोड़ा छोटा हुआ तब रेट ऑफ कूलिंग में भी डिक्रीमेंट आया। अब बॉडी के टेम्परेचर में जो डिक्रीमेंट है वो स्लोली हो रहा है और इसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से है। द वैल्यू ऑफ गामा इक्वल टू CP/CV फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर आइडियल डायटोमिक गैस X कुछ मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड but have an additional vibrational mode are respectively equal to। मैंने तो सारी बातें आपको सिखा दी हैं, है ना, मैं सब कुछ आपको सिखा चुका हूं, सारे फॉर्मूले आप लोगों को मालूम है, आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाइड्रोजन डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, डायटोमिक के लिए होती है 7/5 एंड इन दिस पर्टिकुलर केस वी नेग्लेक्ट द वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड को अगर हम कंसिडर न करें इन दैट केस डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 7/5 होती है। हीलियम मोनो एटोमिक है एंड मोनो एटोमिक के लिए मैंने गामा की वैल्यू ऑलरेडी आपको बताई हुई है 5/3। नाउ अब एक और गैस है X जो कि डायटोमिक है, रिजिड नहीं है, मतलब उस मॉलिक्यूल्स के जो दो एटम्स हैं वो आपस में मतलब एक दूसरे के रिलेटिव में अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर वाइब्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। और उस केस में एक मॉलिक्यूल्स के जो दो एटम्स हैं वहां पर वाइब्रेशनल इफेक्ट भी आएगा और वाइब्रेशन के कारण वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी वहां पर हम डेवलप करेंगे। और इसीलिए हम वाइब्रेशनल मोड को जब कंसिडर करते हैं तब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेते हैं 7, तब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को 7 लेते हैं एंड 7 लेकर के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उस केस में जो वैल्यू आती है वो 9/7 आती है। कैसे आती है मैं आपको सिखा देता हूँ, बट आपको 9/7 याद रख लेना चाहिए। तो फाइनली जो आंसर होने वाला है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 ही होगा। बट ये 9/7 कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ। तो अगर हम वाइब्रेशनल मोड को कंसिडर करेंगे तब उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना ले लेंगे 7। उस केस में जो CV की वैल्यू आएगी वो आती है 7R/2 और हम जानते हैं CP माइनस CV की वैल्यू R होती है। तो फाइनली CP की वैल्यू निकालने के लिए मुझको R से CV ऐड करना पड़ेगा, तो 9R/2 आ जाएगी। और जब मैं CP/CV करूंगा तो R/2 कैंसिल होकर मुझको 9/7 मिलेगा। तो बिल्कुल याद रख सकते हैं, है ना, ये बातें सारी मैंने की हुई हैं आपके साथ। और इस CV को निकालने के लिए भी मैंने आप लोगों को इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप CV तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से है। 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब होगा, at 100 degree Celsius is converted into steam at the same temperature under normal atmospheric pressure 1 into 10 to the power 5 Pascal. The volume of steam formed equals 1671 centimeter cube. If the specific latent heat of vaporization of water is 2256 joule per gram, the change in internal energy is। आप जानते हैं सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन नीट में पहले भी आया था और मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया आप लोगों के साथ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और हमने सॉल्व करना सीखा, क्योंकि सवाल एक बार और आया तो मैं आपको एक बार और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है जिसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 डिग्री सेल्सियस में है। तो अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोवाइड कर दें तो डेफिनेटली वाटर का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, स्टीम में हो जाएगा। लेकिन इस दौरान प्रेशर को नहीं बदला, और प्रेशर को नहीं बदला मतलब ये कौन सा प्रोसेस रहा, ये आइसोबैरिक प्रोसेस रहा। और आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता, जो कि इस केस में नहीं था। अब उस दौरान जब वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हुआ तो फाइनली वॉल्यूम हो गई 1671 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता है कि इस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर क्योंकि आपने कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड की हुई है और क्योंकि यहाँ पर उस हीट एनर्जी को प्रोवाइड करने के दौरान वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट आया है, यहाँ पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आया है तो कुछ वर्क भी हुआ है, और वर्क होने के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा। और जो भी बदलाव आएगा वो सप्लाइड हीट से छोटी होनी चाहिए। क्यों छोटी होनी चाहिए? क्योंकि आप लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमने डेफिनेटली वाटर को
स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हीट एनर्जी दी थी, बट इस हीट एनर्जी का दो हिस्सों में बंटवारा होना था। पहला हिस्सा होना था चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, दूसरा हिस्सा होना था वर्क होने में। और क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज आया है और क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्क हुआ और कुछ पॉजिटिव वर्क हुआ है, तो डेफिनेटली डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा क्यू से कम होगी। और कितनी होगी? डेफिनेटली डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये हमारी डेफिनेटली डेल्टा यू की वैल्यू होनी चाहिए। तो जितनी हीट आपने प्रोवाइड की थी उतनी इंटरनल एनर्जी नहीं बदली। अगर वर्क नहीं होता, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता, अगर हम वर्क नहीं करते, वॉल्यूम नहीं बदलते, तब उस केस में डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता और उस केस में डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के इक्वल होती। मतलब हम जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड किए होते उतनी ही हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बदलने में यूज हो जाती, उतना ही मेरा डेल्टा यू का वैल्यू आता। बट क्योंकि यहाँ पर वर्क हुआ है इसीलिए डेल्टा यू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा और इसे सॉल्व करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कितनी हीट दी होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है 2256 जूल पर ग्राम। तो क्योंकि यहाँ पर जो हमने हीट एनर्जी दी हुई है वो कितनी है 2256 जूल पर ग्राम, और यहाँ पर मेरे पास कितना ग्राम था पानी? 1 ग्राम था। तो डेफिनेटली 1 ग्राम के लिए मुझको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली इतनी एनर्जी हमने प्रोवाइड की। और ये फॉर्मूला आप ऑब्टेन करने के लिए डेल्टा क्यू की जगह में चाहते तो ml भी लिख सकते थे। बात मैंने आपको सिखाई हुई है कि जब किसी बॉडी या सब्सटेंस के स्टेट में बदलाव आता है तब हीट एनर्जी को निकालने के लिए मास इंटू लेटेंट हीट किया करते हैं। और यहाँ पर ग्राम के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी थी, तो 1 ग्राम क्योंकि मेरा वाटर था तो इतनी ही एनर्जी 2256 जूल अमाउंट की एनर्जी हमने प्रोवाइड की होगी। 2 ग्राम होता तो इंटू 2 कर देते, 3 ग्राम होता तो इंटू 3 कर देते, और इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व किए होते। तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई माइनस। अब डेल्टा डब्ल्यू की बात करते हैं, तो क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है तो आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में मैंने आप लोग को वर्क कई बार सिखाया। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क की वैल्यू होती है पी डेल्टा वी, और क्योंकि यहाँ पर प्रेशर में कोई बदलाव नहीं था और इसलिए क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस था तो P की वैल्यू उतनी ही लेंगे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैं लिख दूंगा P डेल्टा V। P के लिए मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट इज 10 टू द पावर 5 इंटू डेल्टा V। वॉल्यूम शुरुआत में थी 1 सेंटीमीटर क्यूब, बाद में हो गई 1671 सेंटीमीटर क्यूब। डिफरेंस लूंगा तो 1670 आ जाएगा, और मुझको वैल्यू मिल रही है सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, और इसको सॉल्व करते मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना आने वाला है 2256 माइनस, नाउ 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -6 बिकम्स 10 टू द पावर -1, तो इससे मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 167। तो देख लेते हैं फाइनली आंसर कितना आ रहा है। तो नाउ यहाँ 6 से यहाँ 7 है, तो 5 से कैरी लूंगा तो 16 हो जाएगा। 16 माइनस 7 विल बिकम 9। फाइनली यहाँ पर बचेगा 4, एक कैरी लेंगे तो 14, 14 माइनस 6 विल बिकम 8। फाइनली यहाँ पर बचेगा 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, और यहाँ पर बचने वाला है 2। तो 2089 जूल यहाँ पर डेफिनेटली मेरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भी। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि सारी बातें आप लोगों को एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी।